हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं शिल्पी और आप लोग को पढ़ा रही थी हिस्ट्री एंड सिविक्स। तो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। उससे नीचे हमारा टारगेट नहीं है। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी? चैप्टर नंबर 5 मुस्लिम लीग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग 1906 में जो कि फॉर्म हुई थी। क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या-क्या यहाँ पर कवर कर लिया है। तो हमने कवर कर लिया है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 कवर कर लिया है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म चैप्टर 2 कवर कर लिया है, चैप्टर 3 व्हिच इज फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वो हमने कवर कर लिया है, जिसमें अर्ली नेशनलिस्ट का मेथड, थिंकिंग सब कुछ कवर किया है। उसके बाद हमने कवर किया था सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें हमने असर्टिव नेशनलिस्ट के बारे में भी पढ़ लिया है। उनकी क्या डिमांड्स थी, आईएनसी कैसे फॉर्म होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग पर स्विच करते हैं। मुस्लिम लीग फॉर्म कैसे हुई थी ये हम देख चुके हैं, और अब मुस्लिम लीग का सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है कि एक्चुअल में कौन-कौन से इवेंट्स हुए थे मुस्लिम लीग में, कौन-कौन से इवेंट हुए, कौन-कौन से लीडर्स काम करे थे, फॉर्मेशन कैसे हुआ, और मुस्लिम लीग की वजह से क्या चीजें हुई 1947 तक, पार्टीशन कैसे हुआ, पाकिस्तान कैसे फॉर्म हुआ, ये सारी चीजें मुस्लिम लीग से रिलेटेड है, ठीक है। अदर देन दैट साइड बाय साइड एक लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में, जिसका क्या इम्पैक्ट है मुस्लिम लीग पर, या फिर जिसकी वजह से मुस्लिम लीग पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो भी देखेंगे कि लखनऊ पैक्ट एग्जैक्टली क्या है। लखनऊ पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे और लखनऊ पैक्ट में क्या क्या मेजर चीजें हो रही हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इवेंट्स, पेन कहाँ है? इवेंट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। ऐसे कौन कौन से इवेंट्स थे जो कि फॉर्म कर रहे थे मुस्लिम लीग को? ऑलरेडी हम फैक्ट्स पढ़ चुके हैं, फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। द हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। द हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी का मतलब क्या था कि इन द यूनाइटेड प्रोविंस उर्दू वाज द कोर्ट लैंग्वेज। उर्दू इनिशियली कोर्ट लैंग्वेज थी, लेकिन हुआ क्या, थोड़े टाइम के बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या चेंजेस ला दिए कि सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस। On April 8, 1900, the government instructed that all petitions were to be submitted in Hindi in Devanagari script. Okay? तो हुआ ये कि उर्दू पहले क्या थी, ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज थी, लेकिन कुछ कम्युनिटी के लोगों ने, कुछ हिंदूज ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। कब? 1900 में। तो फिर अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा कि चेंज करना पड़ा। क्या चेंज करना पड़ा कि उसको लैंग्वेज चेंज करनी पड़ी, और उन्होंने बोला कि हिंदी आप यूज करोगे और देवनागरी स्क्रिप्ट यूज करोगे। अब हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट तो चलो यूज हो रही है, बट इसकी वजह से कुछ जो उर्दू बोलने वाली मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको ये चीज अच्छी नहीं लगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि हिंदूज जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं समवेयर। दे फील लाइक कि ब्रिटिशर्स जो है वो हिंदू के पक्ष में हैं, उनके फेवर में हैं, और हमें डोमिनेट कर रहे हैं हिंदूज भी और ब्रिटिशर्स भी। तो समवेयर मुस्लिम्स गॉट दैट फीलिंग कि हम सेपरेट हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम लीग को फॉर्म करने के लिए एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, ठीक है। तो इस कंट्रोवर्सी का क्या योगदान रहेगा, ये आपकी मुस्लिम लीग को फॉर्म करने में एक फैक्टर इंक्लूड कर देती है, फाइन। उसके बाद क्या होता है देखो, फाउंडेशन ऑफ द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन इन 1893, यानी कि एमएओ। एमएओ का फॉर्मेशन से क्या लेना देना है इसका? देखो, आईएनसी वाज मेजर कंसर्न फॉर ब्रिटिश। ऑलरेडी ब्रिटिश को ऐसा था ना कि आईएनसी फॉर्म हो गई और बहुत ही खराब काम कर रही है, बस समहाउ ये करो कि आईएनसी को स्प्लिट करो, डिवाइड करो और रूल करो। समवेयर वो हिंदू मुस्लिम्स को भी डिवाइड कर रहे थे, साथ में क्या कर रहे थे कि आईएनसी के अंदर जो लोग थे, जो टू विंग्स आपकी क्रिएट हुई थी अर्ली नेशनलिस्ट और एसर्टिव्स की, उनको भी सेपरेट रख रहे थे, फाइन। तो अभी देखो क्या है, तो दे इनकरेज्ड फॉर्मेशन ऑफ एमएओ टू प्रिवेंट मुस्लिम्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी पॉलिटिकल मूवमेंट। ब्रिटिशर्स का इतना सा मुद्दा था कि आप ना आईएनसी में ऑलरेडी आप डिवाइड कर रहे हो चीजों को, और साथ में एक काम करो कि आप क्या करो, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन भी फॉर्म कर दो, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मुस्लिम्स होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एमएओ में पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि आईएनसी में जाएंगे। जब वो आईएनसी में जाएंगे ही नहीं, कांग्रेस में जाएंगे ही नहीं, तो वो उनकी तरह से काम ही नहीं करेंगे, और हमारा जो काम क्या था ब्रिटिशर्स का, सेपरेट रखना, डिवाइड करना, वो भी फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटिकली चीजें में ये आपके जो मुस्लिम्स होंगे वो एमएओ में जाएंगे, ना कि आईएनसी में जाएंगे। इसलिए एमएओ को फॉर्म करने में बहुत ज्यादा सपोर्ट कर देते हैं कि हाँ ठीक है, आप एमएओ फॉर्म करिए और हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एक ये इशू हो गया कि मुस्लिम लीग फॉर्म हो गई। मुस्लिम लीग फॉर्म होने का एक सेंटीमेंट है
कि आप ना मुस्लिम्स की एक कम्युनिटी को अलग से रिप्रेजेंट कर रहे हो पॉलिटिकली, ये है मुस्लिम लीग। तो वो वाली फीलिंग ना धीरे धीरे इंसिडेंट से जनरेट हो रही है। तीसरा क्या होता है, देखो द अलीगढ़ पॉलिटिक्स। अभी अलीगढ़ पॉलिटिक्स क्या है? इफ यू रिमेंबर प्रीवियस वीडियो में मैंने सर सैयद अहमद खां का कंट्रीब्यूशन बताया था, उसमें बताया था आपको। तो उनका जो सर सैयद अहमद खां का जो भी आपका अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उनकी डेथ के बाद में नवाब मोहसिनुल मुल्क ने इसको लीड किया। ठीक है, उन्होंने लीड किया, उन्होंने इसको डाई नहीं होने दिया। सर सैयद अहमद खां का क्या था, बेसिक सा फंडा की जो पार्टीशन है वो होना चाहिए, पाकिस्तान एक अलग बनना चाहिए, पॉलिटिकली उनके व्यूज अलग थे। ठीक है, तो नवाब वाज द सेक्रेटरी ऑफ एमएओ। एमएओ जो अभी हमने पढ़ा है, एमएओ कॉलेज ट्रस्ट व्हेन द हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी रेज्ड। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी भी चल रही थी, एमएओ फॉर्म हो गया था, और वहां पर क्या था कि नवाब मोहसिनुल मुल्क थे, वो आपके क्या थे, सेक्रेटरी थे उस समय एमएओ के कॉलेज के। ठीक है, अलीगढ़ में। नवाब क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑर्डर ग्रांटिंग इक्वल स्टेटस टू हिंदी एंड उर्दू इन यूपी। नवाब ने क्या किया कि क्रिटिसाइज किया कि ये जो आप हिंदी उर्दू को कोर्ट लैंग्वेज आप ला रहे हो, सिमिलरली यूपी में ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, उर्दू डोमिनेट करी थी उसे ही करने दो। अपनी कम्युनिटी वाले अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देंगे डेफिनेटली, तो यहाँ पर इनको इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया, तो वो उनके अकॉर्डिंग है क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूपी मैकडॉनल्ड वाज furious and demanded that the Nawab should resign from the post or separate himself from the agitation. Angry Muslim leaders started setting up Muslim organization. नवाब ने क्रिटिसाइज किया कि आपने जो कोर्ट लैंग्वेज है वो उर्दू को हटा करके हिंदी कर दी है, देवनागरी स्क्रिप्ट कर दी है। ब्रिटिशर्स का ये था कि यार अगर हिंदू भी और ज्यादा कंट्रोवर्सी में चले गए, उनके अगेंस्ट हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी, लैंग्वेज को इक्वल बना दिया हिंदी उर्दू को। लेकिन नवाब क्रिटिसाइज कर रहे थे। अब देखो, जब उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने वाली चीजें की, कुछ मूवमेंट करने लग गए, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे यूपी में मैकडोनाल्ड्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि या तो नवाब जी आप रिजाइन कर दीजिए, या तो फिर आप ये प्रोटेस्ट बंद करिए, क्रिटिसिज्म बंद करिए इस लैंग्वेज का, बिकॉज हम दोनों लैंग्वेज को प्रायोरिटी देंगे। इसकी वजह से क्या हुआ कि नवाब और मुस्लिम कम्युनिटी, एमएओ, ये सभी अगेंस्ट हो जाते हैं ब्रिटिशर्स के, और क्या कहते हैं कि अब हम मुस्लिम लीग एक फॉर्म करेंगे अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, तो एक और फैक्टर इंक्लूड हो गया इंसिडेंट मुस्लिम लीग को फॉर्म करने के लिए। मुस्लिम लीग इज लाइक अ फीलिंग जो आप जनरेट कर रहे हो धीरे धीरे। अब देखो क्या होता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। ओके, तो इसमें क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिश वॉन द सपोर्ट ऑफ मुस्लिम्स ऑन द ग्राउंड ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस। पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हो गया था 1905 में, मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी 1906 में। ठीक है, 1905 में जब बंगाल फॉर्म हुआ तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि हिंदूज और मुस्लिम्स को हम डिवाइड कर रहे हैं। बोला तो उन्होंने ये था कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव रूल की वजह से इसको डिवाइड कर रहे हैं, बट उनका एजेंडा इनडायरेक्टली ये था कि आप हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी को डिवाइड कर रहे थे। अब जब मुस्लिम कम्युनिटी डिवाइड हो रही है, मेजोरिटी में ईस्ट में चली गई थी, ईस्ट बंगाल में, ईस्ट वाले पार्टीशन पार्ट में आपके मुस्लिम्स चले गए थे, मेजोरिटी में थे, तो उनको वहां पर नीड लगने लगी कि हम यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल राइट चला सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पोस्ट बना सकते हैं। तो इसलिए अगर मुस्लिम लीग फॉर्म हो गई तो हमारा अपनी पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगी। तो ठीक है, मेजोरिटी की वजह से क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से मुस्लिम लीग बनाने का एक और एजेंडा सामने आया कि हाँ हम मुस्लिम लीग बना लेते हैं, तो मुस्लिम्स की मेजोरिटी वाली पार्टी भी एक फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी तक आईएनसी ही थी, और आईएनसी को सभी बोल रहे थे कि हिंदू पार्टी है। फिर क्या होता है, मुस्लिम डेपुटेशन टू द वाइसराय लॉर्ड मिंटो। अब लॉर्ड मिंटो भी उस समय में है, 1909 में मॉर्ले मिंटो आता है। उसमें क्या करते हैं ये, टू क्रिएट अ पॉसिबल अपोजिशन टू द कांग्रेस बाय यूजिंग द मुस्लिम्स। मॉर्ले मिंटो अलग स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि ये जो मुस्लिम्स हैं ऑलरेडी इनको हो गया है कि हम अलग एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं मुस्लिम लीग के नाम से, तो इसको यूज कर लेते हैं हम लोग आईएनसी के अगेंस्ट में। वैसे भी हमारा काम क्या है, आईएनसी को रोकना, तो चलो ठीक है इसको भी यूज कर लेते हैं, जब मुस्लिम हिंदू को डिवाइड कर ही रहे हैं तो पॉलिटिकली भी डिवाइड कर लेते हैं। तो पॉलिटिकली डिवाइड करने के लिए इन्होंने यहाँ पर क्या किया, देखो, मिंटो अपॉइंटेड अ कमिटी, अरुंडेल कमिटी, टू वर्क आउट एन एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। उन्होंने क्या किया कि अब एक्सपेंशन करेंगे लेजिस्लेचर में, लेकिन कैसे एक्सपेंशन करेंगे वो देखो। An address was prepared incorporating some suggestions. A delegation of 35
influential Muslims from all over the country, led by Aga Khan, met the Viceroy in Shimla on 1st October 1906. वाइसराय को इतना सा था कि भाई मुस्लिम लीग एक फॉर्म हो जाए, आईएनसी के अगेंस्ट में हो जाए, तो हम इनको ना क्या करेंगे, इनको ज्यादा सीट्स दे देंगे अपने लेजिस्लेचर में। ठीक है, मुस्लिम्स वर वेरी हैप्पी कि हाँ हम अपनी कुछ एजेंडा रख सकते हैं अब ब्रिटिशर्स के सामने, उनको बोलेंगे कि हमारा ये काम अगर आप करोगे तो हम आपके फेवर में रहेंगे, हम आईएनसी के अगेंस्ट रहेंगे। उनको अपना पॉलिटिकल चीजें दिख रही थी, पॉलिटिकली पावर दिख रहा था, और ब्रिटिशर्स को दिख रहा था कि हमारा एम्पायर बना रहेगा। दोनों के अलग अलग गोल, लेकिन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आईएनसी के अगेंस्ट जाना है। ठीक है, एंड देन क्या होता है कि आपके शिमला में 1906 1 अक्टूबर को फाइनली एक मीटिंग होती है, जहां पर कौन, आगा खान जो है वो वायसराय से मिलते हैं और अपनी कुछ डिमांड्स रखते हैं, बाय द फॉर्म ऑफ अपनी मुस्लिम लीग। ठीक है, तो वो क्या डिमांड रखते हैं वो देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन इलेक्टेड बॉडीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस एंड नॉट ऑन देयर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। आप मुस्लिम्स को जो सीट्स दे रहे हो वो उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पर नहीं, पॉलिटिकल राइट्स पर दो। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट ले आओ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और मुस्लिम्स इन द प्रोविंशियल काउंसिल एंड द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या हुआ कि आप रिलीजियसली इलेक्टोरेट करो, रिलीजियसली वोटिंग के लिए आप अलग अलग सेपरेट कम्युनिटी बनाओ। ठीक है, ना कि सीट्स के नंबर पे बेसिस होना चाहिए। ये क्या बेसिस होना चाहिए, मुस्लिम्स अलग, हिंदूज अलग, उनके लिए वोटर्स अलग, सारी चीजें अलग। तो रिलीजियसली सेपरेट हो जाएगी वोटिंग यहाँ से, जो कि बहुत ही हार्मफुल रहेगी। बाद में इसका इम्पैक्ट और दिखता है लखनऊ पैक्ट के बाद भी, तो वो अभी देखेंगे कि कैसे होता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये हो जाता है, क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स में क्या आ जाता है, हमारे सेपरेट इलेक्टोरेट हमें इनको देना पड़ता है एट द 1909 में। और देखो क्या डिमांड रखते हैं मुस्लिम्स प्रेफरेंस इन नॉमिनेटिंग द मेंबर्स ऑफ वाइसराइज काउंसिल। वाइसराय की जो काउंसिल होती है उसमें कुछ मेंबर्स होते थे, तो उसमें भी उनकी डिमांड थी कि आप कुछ मुस्लिम्स को रखो। इन शॉर्ट पॉलिटिकली अपना नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ाना चाह रहे थे। ठीक है, रिजर्वेशन इन स्टेट सर्विसेज पे भी इनको रिजर्वेशन चाहिए था। आपको रिलीजियस वे में आपको क्या चाहिए था, रिजर्वेशन चाहिए था। ठीक है, स्टेट एड फॉर प्रमोटिंग न्यू मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, मुस्लिम यूनिवर्सिटीज को प्रमोट करने के लिए आप हमें हेल्प करो, स्टेट एड प्रोवाइड करो। तो ये सारी डिमांड्स क्या थी, किसकी थी, आगा खान की थी। शिमला में 1906 में जब इन्होंने वायसराय से मिलने गए थे, तब इन्होंने ये डिमांड्स रख दी। ठीक है, इसमें से कुछ डिमांड्स पूरी भी होंगी, डेफिनेटली पूरी करेंगे ब्रिटिशर्स को, क्योंकि अपने फेवर में करना था ना मुस्लिम्स को, कि हम उनको फेवर में कर लेते हैं तो वो सही रहेगा। आईएनसी के अगेंस्ट रहेंगी चीजें और डिवाइड भी रहेंगे वो लोग। ठीक है, तो अब क्या होता है देखो, अब फाइनली मुस्लिम लीग फॉर्म हो कैसे रही है, हमें सेंटिमेंट्स पता चल गए, बैकग्राउंड पता चल गया, इंसिडेंट्स पता चल गए आईएनसी के लिए, क्या क्या फीलिंग्स चल रही थी एक्चुअल में लोगों के बीच की, आईएन ये आपकी मुस्लिम लीग को फॉर्म होना पड़ा। तो वो देख लेते हैं अब क्या है। फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका took the initiative in December 1906. He made a proposal. सलीमुल्लाह खान ने क्या किया, ढाका में, ढाका आपको पता है ना अभी बांग्लादेश की जो कैपिटल में आती है, वहां पर क्या किया उन्होंने, एक प्रपोजल रखा। द प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड एंड फॉर्म ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑन December 30th 1906 अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ नवाब सलीमुल्लाह खान। जिन्होंने प्रपोज किया था वही प्रेसिडेंट बनते हैं। और कब, 30 दिसंबर 1906 को आपकी मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म हो जाती है। ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग फॉर्म हो जाती है, और प्रेसिडेंटशिप किसकी होती है, वो होती है सलीमुल्लाह खां की। कहां पर फॉर्म होती है, ढाका में फॉर्म होती है। एमसीक्यूज में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अभी एमसीक्यूज में कराऊंगी तो उसमें सारे क्वेश्चन मैं आपको एड ऑन कर दूंगी। Aga Khan was permanent president of Muslim League. Its headquarters were at Aligarh, but in 1910 shifted to Lucknow. और आगा खां को फाइनली क्या किया गया कि परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया। ठीक है, परमानेंट प्रेसिडेंट किसे बनाया, आगा खां को बनाया, किसका, मुस्लिम लीग का। उसके बाद क्या हुआ कि जो हेडक्वार्टर था वो अलीगढ़ में था, बट इन 1910 इसको शिफ्ट कर दिया गया, कहां पर, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में इसको शिफ्ट कर दिया गया। और क्या होता है देखो, मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग फॉर्म हो गई है,
किसने करी है वो भी हमें पता चल गया है, किस वजह से हुई है वो भी हमें पता चल गया है, बट इसके कुछ एम्स भी हैं, कुछ इसके गोल हैं। जैसे आईएनसी के हमने पढ़े थे ना, कुछ गोल थे, कुछ एम थे, अर्ली नेशनलिस्ट के थे, उसी तरह मुस्लिम लीग के भी कुछ गोल हैं, कुछ चीजें हैं। देखो 3 चीजें साथ में काम कर रही हैं फ्रीडम के लिए। एक आईएनसी के 2 विंग्स काम कर रहे हैं, एक मुस्लिम लीग काम कर रही है। एट द एंड फ्रीडम भी मिलेगी और पाकिस्तान भी फॉर्म होगा इन तीनों पॉलिटिकल चीजों की वजह से। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के भी कुछ एम्स है, वो देख लेते हैं क्या है। To support British government and remove any misconception of the government in relation to Indian Muslims. इनका सिंपल सा इतना था कि भाई ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर दो और सेपरेटली पॉलिटिकल पावर इंपायर कर लो, किसी भी तरह से ब्रिटिशर्स को अपने फेवर में कर लो, सो दैट वी कैन गेट पावर, पॉलिटिकल पावर हमें मिल जाए। ठीक है, तो इतना सा इनका फंडा था, इसीलिए वो सपोर्ट करने लग गए। जो भी मिसकॉन्सेप्शन होते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो उसको हटाने की कोशिश करते थे कि नहीं नहीं फेवर करो बस ब्रिटिशर्स का। ठीक है, अदर देन दैट क्या था, टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम। सिंपल है कि भाई मुस्लिम्स हैं, उनके लिए आप प्रोटेक्ट तो कर ही रहे थे, आप बचा रहे थे चीजों को, आप ब्रिटिश के फेवर में जा रहे थे, साथ में अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट भी करोगे। आप अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हो, आप गवर्नमेंट से चीजें अपनी मनवा लेते हो, डिमांड रख लेते हो। जैसे कि उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकली चीजों पर, पॉलिटिकल जगह पर मेंबर्स बढ़ाने के लिए बोला ना उन्होंने गवर्नमेंट से, तो ये सारी चीजें क्या है, अपनी कम्युनिटी को राइट्स दिलाने के लिए इन्होंने काफी सारा काम किया, ये इनका एम था। मुस्लिम लीग है तो डेफिनेटली अपनी कम्युनिटी मुस्लिम के लिए ये काम करेगी। ठीक है, नो डाउट। अदर देन दैट इन्होंने क्या किया, टू प्रिवेंट द फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन द मुस्लिम्स एंड अदर कम्युनिटीज। अब इसका मतलब समझो, इनको सिंपल सा इतना था कि हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको ग्रो कराओ, अदर देन दैट बाकी कम्युनिटीज से हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनकी ग्रोथ में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, हमें सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को पार्टिसिपेट कराना है, ग्रोथ पे ले जाना है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को उतना सपोर्ट करेंगे जितना कि वो हमें पॉलिटिकल राइट्स देगी। ठीक है, वैसे वर्षा चीजें चलेंगी यहाँ पे। तो मुस्लिम लीग का इतना छोटा सा ये एम था, सिर्फ इतना ही अचीवमेंट था, इतना ही गोल था। अब उनको ये सब नहीं सोच रहे थे कि फ्रीडम कैसे मिलेगी, सेल्फ गवर्नमेंट कैसे होगी, ये सब चीजें अभी नहीं सोच रहे हैं। इन 1906 वो ये सब कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन इन 1916 एट लखनऊ पैक्ट दे विल थिंक, वो भी डिमांड करेंगे फ्रीडम की, जैसे आईएनसी कर रही है ना सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ फ्रीडम की, सिमिलरली मुस्लिम लीग भी डिमांड करेगी और आईएनसी के साथ मिलकर डिमांड करेगी। वो भी एक फेज आएगा जब मुस्लिम लीग और आईएनसी साथ में काम करेंगे और ब्रिटिशर्स की बैंड बजती है। ठीक है, तो ऐसी चीजें भी होंगी। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ द मुस्लिम लीग ऑन द नेशनल मूवमेंट। एज यू नो, नेशनल मूवमेंट तो हमारा बहुत टाइम से चल ही रहा है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म से चल रहा है, 1857 के बाद से चल रहा है, कितने सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हो रहे हैं अलग अलग टाइप के लोगों के। अर्ली नेशनलिस्ट ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया था, कुछ एसेटिव्स ने कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन किया था नेशनलिज्म में। अब देखो मुस्लिम लीग क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, मुस्लिम लीग का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है नेशनल मूवमेंट में, वो भी देख लेते हैं। साइड बाई साइड नेशनल मूवमेंट तो चल ही रहा है ना, उस वो तो फ्रीडम के लिए चलता ही रहेगा, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होती रहेंगी। तो देखो क्या होता है, ब्रिटिश वेलकम्ड द मुस्लिम लीग फॉर्मेशन एज लीग प्रोवाइड एन ऑपोजिशन टू द कांग्रेस। ब्रिटिश का फंडा एक ही था कि आईएनसी के अगेंस्ट अगर कुछ बन रहा है तो अच्छी बात है, चलो सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग को वो सपोर्ट कर रहे थे कि ठीक है ऑपोजिशन आ रहा है कोई आईएनसी में, इससे क्या होगा, आईएनसी का काम थोड़ा सा खराब हो जाएगा, नहीं कर पाएगी, जो भी उसके अचीवमेंट्स हैं, जो भी उसके गोल हैं, जो भी एम्स हैं, वो नहीं फुलफिल कर पाएगा। फाइन। अदर देन दैट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स वर डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू। जो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट थे वो डिफरेंट थे हिंदू से। दस मुस्लिम लीग वीकेंड नेशनल सेंटीमेंट्स। मुस्लिम्स के एम हमने जब देखे तो उनके एम क्या फ्रीडम से रिलेटेड कुछ थे, नहीं थे ना। सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड थे, नहीं थे। नॉन कॉर्पोरेशन से रिलेटेड थे, नहीं। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, नहीं। ऐसे कुछ थे ही नहीं। दैट मीन्स हिंदूज से, दैट मीन्स हिंदूज से, या फिर जो एसर्टिव और अर्ली नेशनलिस्ट थे जिनका एम कुछ और था, जिनका एम क्या था, फ्रीडम था, सेल्फ गवर्नमेंट था। ठीक है, उनके स्वदेशी बाइकॉट ये सारी चीजें इनके पास थी ही नहीं, इनके सेट में थी ही नहीं, इनको ये सोचना ही था, इनका इंटरेस्ट ही नहीं था इसमें। ठीक है, इनका क्या था, इंटरेस्ट ही नहीं था इस चीज में। तो जब ये इंटरेस्ट ही नहीं था, इनका एजेंडा ही अलग चल रहा था, तो इसकी वजह से नेशनलिज्म ग्रो करेगा कि डिनाई करेगा, आपका नीचे जाएगा, डिमाइज करेगा। तो वो आपका नीचे की तरफ जाएगा नेशनलिज्म, आपका ग्रो नहीं करेगा बिल्कुल भी, नेशनलिज्म वीक होगा। ठीक है, इसकी वजह से नेशनलिज्म जो है वो वीक होने लगता है, क्योंकि मुस्लिम्स को आप पार्टी नहीं बना पा रहे हो,
आप सिर्फ हिंदूज जो हैं वो उस एम में पार्ट है, लेकिन मुस्लिम्स पार्ट बन ही नहीं पा रहे क्योंकि मुस्लिम्स का, मुस्लिम लीग का एजेंडा और एम ही डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए भी हमें देर लगती है फ्रीडम मिलने में। अभी लेकिन कुछ टाइम के बाद मुस्लिम लीग और आईएनसी साथ में काम भी करेंगे, तो हम उनका जो एम है वो सेम भी हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। तब बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। जब गांधीयन एरा स्टार्ट होता है 1916 से 1922 तक, बेस्ट काम होगा यहाँ पर, क्योंकि सारे मिलकर काम करेंगे। ठीक है, अर्ली नेशनलिस्ट, असर्टिव्स और ये मुस्लिम लीग, ये तीनों काम करेंगे, साथ में काम करेंगे। अभी वो बात की बात है, वो अभी बताऊंगी मैं, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। लीग्स रोल इन द बिगिनिंग। अब देखो लीग के रोल क्या थे, नेशनल मूवमेंट में क्या क्या रोल चल रहे थे उसके, वो भी देख लेते हैं। इनिशियली इट स्टूड अपार्ट फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, वो तो हम समझ ही रहे हैं कि मुस्लिम लीग का एजेंडा क्या था, मुस्लिम कम्युनिटी को ग्रो कराना, ना कि उनका कोई ऐसा एजेंडा था फ्रीडम वाला, नेशनल मूवमेंट वाला, पेट्रियोटिक फीलिंग वाला, ऐसा कोई एजेंडा नहीं था उनका। ठीक है, तो इनिशियली दे स्टूड अपार्ट फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट डेफिनेटली। इट्स पॉलिटिकल एक्टिविटीज वर डायरेक्टेड अगेंस्ट द कांग्रेस मोस्टली, नॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट। इनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी वो मोस्टली क्या थी, आईएनसी के अगेंस्ट ज्यादा होती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के नहीं। बिकॉज दे फील ब्रिटिश गवर्नमेंट से हम अपनी बात मनवा सकते हैं, हम पॉलिटिकली राइट्स मांग सकते हैं, हम मेंबर्स हमारे बढ़ जाएंगे अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। बिकॉज दे ऑल्सो फील कि ब्रिटिश एम्पायर जब तक यहाँ पर है तब तक मुस्लिम कम्युनिटी अच्छे से सर्वाइव करेगी, तब तक हमारे लिए अच्छे से काम होगा। आई डोंट नो व्हाई दे फील दैट, बट ऐसा उनकी फीलिंग थी। इसीलिए वो ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट करते थे, ना कि आईएनसी को, और आईएनसी के अगेंस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटीज ज्यादा करते थे। और क्या क्या इन्होंने देखो, लीडर्स बिलोंगिंग टू द अपर क्लास हैड टाइटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ, हैड लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन मुस्लिम मासेस। अब एक और इशू है, जो मुस्लिम लीग थी वो ज्यादातर क्या थी कि जो रिच लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, वो लोग ज्यादा इंक्लूड थे। देखो, जो एजुकेटेड और पॉलिटिकली आपका एजुकेटेड होगा, जो रिच होंगे वो ज्यादा इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनको लेबर में है या जिनको नहीं एजुकेटेड है, वो अपनी चीजों में ही इन्वॉल्व होंगे। वो रोज का खाना बनाने में ही परेशान रहते हैं कि खाना कहाँ से अरेंज हो, वो ये सब चीजें कर ही नहीं पाते हैं। तो आपका जो मास मूवमेंट था ना, वो मुस्लिम लीग में नहीं आ पाएगा, वो इंक्लूड ही नहीं हो पाएगा, मासेस को पूरी तरह से इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक लेवल के लोग यहाँ पर आ पाएंगे जो कि एजुकेटेड है या फिर रिच है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा था कि जो लीडर्स थे वो अपर क्लास के थे, या फिर उनके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग थी वो उसी लेवल की थी, रिचनेस वाली, एजुकेटेड वाली। जो नीचे लेवल के लोग थे उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग मुस्लिम लीग में नहीं थी। ठीक है, तो ये इसके इनिशियली जो लीग के रोल थे वो थे। और देखो क्या होता है, गवर्नमेंट सपोर्ट टू द लीग। लीग को गवर्नमेंट सपोर्ट करिए, एज वी नो ऑलरेडी कि ब्रिटिशर्स सपोर्ट क्यों कर रहे थे, आईएनसी के अगेंस्ट है, इसलिए कि कुछ तो चल रहा है और डिवाइड भी हो जाएगा इसी बहाने। हमारा इनडायरेक्टली एजेंडा क्या था, डिवाइड एंड रूल करने का, तो वो भी फुलफिल हो जाएगा। तो अभी देखो क्या होता है, द मार्ली मिंटो रिफॉर्म 1909, एज आई टोल्ड यू, सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट हो जाता है 1909 में। दे सिक्योर डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, द सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लेजिस्लेचर which divides वोटर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड ऑक्यूपेशन। ध्यान रखना, ये डेफिनेशन है सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। ठीक है, नोट्स में नोट डाउन कर लेना इसको। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म लेकर के आगे 1909 में, और इन्होंने मुस्लिम्स को खुश करने के लिए, मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जो कि बाद में हमारे सेक्युलरिज्म के लिए अच्छा नहीं होगा डेफिनेटली, लेकिन अब क्या करें, अब उनकी डिमांड है तो थोड़ी जिद तो माननी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर थे। नेक्स्ट क्या होता है देखो, द फेज ऑफ रिप्रोचमेंट। फेज ऑफ रिप्रोचमेंट का मतलब क्या है, अब देखो आईएनसी और मुस्लिम लीग ना धीरे से फ्रेंड बनने वाले हैं, थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए बनेंगे, डेफिनेटली टेम्परेरी चीजें होंगी, बट बनेंगे, और फ्रीडम के लिए थोड़ा सा काम साथ में करेंगे। ठीक है, ब्रिटिशर्स को थोड़ा सा डराएंगे भी। कैसे करेंगे देखो, several factors were responsible for this change in attitude. Britain's hostility to Turkey in the Turkey-Italian War 1911 to 12 and the Balkans War. एकदम से ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चले गए ये लोग, और आईएनसी की तरफ थोड़ा सा ऐसे टिल्ड हो जाते हैं। कैसे देखो, हुआ क्या कि एक आपकी टर्की वाली जो वॉर चल रही थी बाल्कन्स कंट्री से 1911 और 1912 में, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रही थी उस टाइम पे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, उन्होंने टर्की का साइड नहीं लिया था, टर्की के ऑपोजिशन में थे, और टर्की में मुस्लिम मेजोरिटी थी, मुस्लिम कम्युनिटी फॉलो होती थी, तो इसलिए मुस्लिम लीग्स को ये अच्छा नहीं लग रहा था।
इसलिए उन्होंने क्या किया, धीरे से ब्रिटिशर्स की साइड लेना बंद कर दिया कि आप हमारी वाली कम्युनिटी का जो कंट्री है उसके अगेंस्ट ऑपोजिशन में आप लड़ रहे हो, इसलिए हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अदर देन दैट देखो क्या करते हैं ये लोग, द एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911। पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था तो ब्रिटिशर्स ने बोला था कि हमने इसलिए भी डिवाइड कर दिया है कि मुस्लिम्स और हिंदू अलग अलग हो जाए, तो मुस्लिम लीग वर वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है हमें कोई एक मेजोरिटी की जगह मिलेगी। बट 1911 में क्या होता है कि एनलमेंट हो जाता है, वो जो आपने पार्टीशन किया था वो हट जाता है। तो जब ये हट जाता है तो फिर इनको होता है कि भाई ये ब्रिटिशर्स तो फेद वाले ही नहीं है, इन्होंने वापस से हटा दिया है तो अब हमें ये मेजोरिटी दे ही नहीं रहे हैं किसी स्टेट की। तो इसलिए भी थोड़े से वो नाराज हो जाते हैं और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और देखो क्या होता है, द यंग सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स लीडर डिसलाइक द लॉयलिटीज पॉलिटिक्स। ये जो पॉलिटिक्स चल रही थी ना लॉयलिटी वाली, ब्रिटिशर्स उनका काम करे ये इनका काम करे, तो जो यंग नेशनलिस्ट थे, जो पढ़े लिखे से आ रहे थे, जिनको नेशनलिज्म की समझ थी, जैसे कि अबुल कलाम आजाद, इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। इन लोगों ने मुस्लिम लीग की जो एम थे, जो चीजें थी, जो ब्रिटिशर्स के एजेंडा थे, उसको सपोर्ट नहीं किया। दे अंडरस्टूड कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चला रहे हैं, तो वी डोंट हैव टू सपोर्ट देम। ठीक है, तो इसलिए भी क्या हुआ कि जो यंग लीडर है उन्होंने भी अपोज किया, किसका, ब्रिटिशर्स का, और आईएनसी की तरफ जाएंगे अभी धीरे धीरे। अब देखो, सम यंग स्कॉलर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द देवबंद स्कूल, देवबंद एक यहाँ पर मूवमेंट चलता है ऑफ मुस्लिम एंड इंस्पायर्ड बाय नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, एग्जाम्पल मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान और हलीबुर रहमान। तो कुछ यंग स्कॉलर हैं एज आई टोल्ड यू, जिनकी थिंकिंग नेशनलिज्म को लेकर डिफरेंट है, पैट्रियोटिक है। उनको क्या है, उनको समझ में आता है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी क्या है, ब्रिटिशर्स का एजेंडा समझ में आता है। तो उन्होंने क्या किया, देवबंद स्कूल वाला जो मूवमेंट था उससे इंस्पायर होते हैं और यूनिटी पर बिलीव करते हैं। दे आर नॉट लाइक कि हम आपका साइड लेंगे और हम आईएनसी के अगेंस्ट जाएंगे। उनको सिंपल सा हो गया कि हम फ्रीडम के लिए काम करेंगे। उनको थोड़ा समझ आया कि हमें फ्रीडम के लिए काम करना था, ना कि डिवाइड होने के लिए। ठीक है, उनको ये काम नहीं करना था कि हमें मुस्लिम लीग अलग से फॉर्म कर लिए, उनको इसलिए काम करना था कि इंडिया को फ्री कराना है, हमें इंडिपेंडेंट होना है। तो उन्हें ये बात समझ आई। फिर देखो क्या होता है, फाइनली आईएनसी और लीग फ्रेंड बनने जा रहे हैं। कैसे फ्रेंड बनते हैं देखो, when the British government acted against the Turkey and supported Balkans, the Indian Muslims stood up and launched the Khilafat movement against the British. As I told you, टर्की वाला जो वॉर चल रहा था उसमें ब्रिटिशर्स अगेंस्ट थे। ठीक है, वहां पर जो खलीफा थे उनको इंसल्ट किया जा रहा था, सपोर्ट नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स। तो अब जब मुस्लिम कम्युनिटी ये सब देख रही है कि हमारी कम्युनिटी को आप वहां पर सपोर्ट नहीं कर रहे हो, वर्ल्ड लेवल पे आप लड़ रहे हो उनसे, उनके अगेंस्ट हो रहे हो आप, तो हम यहाँ क्यों सपोर्ट करें। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट किया। खिलाफत मूवमेंट में आईएनसी क्या करेगी, मुस्लिम लीग को सपोर्ट करने लग जाएगी। एक एडवांटेज लेती है कि फाइनली हम यूनिटी में आकर के ब्रिटिश के अगेंस्ट हो सके। चलो आईएनसी ने इतनी बुद्धि तो लगाई कि हाँ हम साथ में काम करेंगे तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जल्दी फ्रीडम मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया। देन क्या होता है, द कांग्रेस कोऑपरेटेड एंड द खिलाफत इशू वाज इंक्लूडेड एज वन ऑफ द डिमांड्स ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन। खिलाफत मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ उसके बाद में ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का भी मेजर पार्ट बन गया। हमारा जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाएंगे गांधी जी आकर के 1916 के बाद, उसमें साथ में खिलाफत मूवमेंट भी एक मेन रीजन बन जाता है। क्यों, क्योंकि मुस्लिम्स को पता है कि भाई अब इनके अगेंस्ट जाना है हमें, और हम ये अपने खलीफा को जितना भी इन्होंने डिसऑनेस्ट किया है, इंसल्ट किया है, उसके अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा, इसलिए। ठीक है, एज अ रिजल्ट लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन 1916। मुस्लिम्स को थोड़ा सा फेद आ गया है आईएनसी पर फाइनली, और वो क्या करते हैं, एक पैक्ट पर साइन करते हैं 1916 में कि चलो लड़ना थोड़ा बंद करते हैं, कुछ पैक्ट बना लेते हैं, कुछ डिमांड्स आपकी मैं मान लेता हूँ, कुछ डिमांड्स आप मेरी मान लो, और हम साइन कर लेते हैं प्रॉपर पॉलिटिकल ऑफिशियल चीज पर। उसके बाद हम मूव करते हैं और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम करते हैं, ताकि हमारे जो खलीफा की इंसल्ट हुई है वो भी हम देख लेंगे, खिलाफत मूवमेंट भी काम कर लेगा, और हमारे जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है उसमें भी हम काम कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा फ्रेंडली फ्रेंडली बिहेवियर से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम करेंगे। तो देखो आगे क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ द कंट्री ऑन कम्युनल लाइंस। ठीक है, अभी क्या हुआ कि जो हमारी मुस्लिम लीग थी वो फ्रेंड भी बन गई एक टाइम पे, लखनऊ पैक्ट हुआ। ठीक है, ज्वाइंट सेशन हुआ कहाँ पे, 1916 में। ठीक है, लखनऊ पैक्ट के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली स्लाइड्स में। ठीक है, लखनऊ पैक्ट के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे नीचे।
ओके, तो अभी क्या हुआ कि साथ में मुस्लिम लीग ने ये सारी चीजें कर ली, 1922 तक आईएनसी के साथ में काम भी करेगी। उसके बाद फिर धीरे से क्या होती है, थोड़ी सी फिर से अलग हो जाती है। आईएनसी का दिमाग थोड़ा सही से चल रहा होता है कि वो बार बार फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, सारी चीजें साथ में करती है, नेशनलिज्म वाली फीलिंग से, यूनिटी से। बट मुस्लिम लीग का दिमाग थोड़ा खराब है, वो बार बार पार्टीशन की तरफ जाती है। उसके जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो पॉलिटिकल पावर की वजह से पार्टीशन को सपोर्ट करने लगते हैं। ऑल ऑफ अ सडन वो अपनी फ्रेंडशिप भूल करके, आईएनसी को साइड करके, दे आर लाइक कि हमें भी कुर्सी चाहिए और अब हम क्या करेंगे, पार्टीशन कर देते हैं। तो उनको एक थॉट आता है कि एक अलग कंट्री बना लेते हैं। एक कंट्री अगर फॉर्म हो गया और हमने ब्रिटिशर्स को मना लिया इसके लिए, तो कितना सही रहेगा। तो एक और पार्टी फॉर्म होगी और हम प्रॉपर वहां पर रूल कर पाएंगे, वहां पर मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स होगी। तो ये उनके दिमाग में आ गया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, तो पार्टीशन ऑफ द कंट्री ऑन कम्युनल लाइन्स। The communal divide continued in 1940 sessions of the League in Lahore. लाहौर में 1940 का जो मुस्लिम लीग का सेशन होता है, वहां पर प्रॉपरली ये प्रपोजल रखते हैं पार्टीशन का। कौन रखते हैं, जिन्ना रखते हैं। ठीक है, कौन रखता है, जिन्ना। जिन्ना पुट फॉरवर्ड हिज टू नेशंस थ्योरी। वो टू नेशंस की थ्योरी बताते हैं कि मुस्लिम्स लोगों को आप अलग कर दो और इंडियंस को आप अलग कर दो, तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी भी चलती रहेगी और आपकी आईएनसी जो है वो भी चलती रहेगी, हमें भी पावर मिल जाएगी, आपको भी मिल जाएगी। उनका ये कहना था। लोगों ने अपोज किया, बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स भी थे जिन्होंने अपोज किया, बट स्टिल पार्टीशन हो गया। 1947 में पार्टीशन हो गया और दो कंट्री फॉर्म हो गए। आपका जो ईस्ट बंगाल वाला पार्ट था वो भी पाकिस्तान ही था, बट 1971 की वॉर के बाद वो अलग हो जाता है और बांग्लादेश फॉर्म हो जाता है। वो एक अलग चीज है, वो कॉन्सेप्ट बाद में बताएंगे। ठीक है, द कम्युनल राइट्स ब्रोक आउट इन द कंट्री इन 1947, अ सेपरेट कंट्री पाकिस्तान केम इन एग्जिस्टेंस। फाइनली मुस्लिम लीग ने जो स्टार्ट किया था अपना एजेंडा अलग अलग पॉलिटिकल पावर वाला, वो फुलफिल हो गया। कैसे, पाकिस्तान के फॉर्मेशन के साथ में इन 1947 पाकिस्तान का फॉर्मेशन, मुस्लिम लीग का जो एजेंडा था वो भी पूरा हो गया, अपनी कम्युनिटी, अपनी चीजें, और जिसकी वजह से काफी सारा पार्टीशन के टाइम पर इश्यूज भी हुए, कम्युनल राइट्स ब्रोक आउट, जिसकी वजह से कई सारी डेथ भी हुई, कई सारे इश्यूज हुए, बट अनफॉर्चुनेटली दो कंट्री बन गए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लखनऊ पैक्ट क्या है। तो लखनऊ पैक्ट, जहां पर आईएनसी और मुस्लिम लीग साथ में आए थे, वो लखनऊ पैक्ट क्या है। लखनऊ पैक्ट सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्या कि सिर्फ मुस्लिम लीग और आपकी जो आईएनसी है वो साथ में आए थे, या फिर कुछ और भी बात है। लखनऊ पैक्ट में एक्चुअली दो मुद्दे हैं, दो इश्यूज हैं, दो चीजें हुई थी यहाँ पर, दो इवेंट ऑर्गेनाइज हुए। कैसे हुए, देखो 1916 में क्या हुआ कि जो आपके सूरत स्प्लिट वाला सेशन याद है आपको, 1907 का, जब असर्टिव्स और अर्ली नेशनलिस्ट अलग हो गए थे। अब फाइनली असर्टिव्स और अर्ली नेशनलिस्ट मिलने वाले हैं कहाँ, आपके लखनऊ पैक्ट के टाइम पर, लखनऊ सेशन 1916 में अभी ये लोग मिलने वाले हैं। साथ में क्या हो रहा है कि मुस्लिम लीग भी आईएनसी के साथ आ रही है। दैट मीन्स जो तीन चीजें अलग अलग विंग्स में काम कर रही थी वो सब यूनाइट हो जाएंगी। कहां पर, लखनऊ पैक्ट में सब यूनिटी के साथ काम करेंगे। एंड कब तक करेंगे, 1920 तक ये लोग ऐसे ही काम करेंगे और मेजर रिफॉर्म लाते हैं, अच्छे से काम करेंगे ये लोग फ्रीडम के लिए। उसके बाद क्या क्या चीजें होंगी वो गांधी एरा में हम पढ़ेंगे अभी, कि क्या क्या सेगमेंट्स होते हैं, क्या क्या मूवमेंट होंगे, कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रैटेजी लगाते हैं, क्या क्या इंसिडेंट होते हैं, वो भी देखेंगे। पर अभी देखो क्या होता है कि लखनऊ पैक्ट आ गया। अब लखनऊ पैक्ट एग्जैक्टली है क्या, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका सिग्निफिकेंस क्या था, वो देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है अलग से कि लखनऊ पैक्ट के बारे में, तो आपको इसका अवेयरनेस होना चाहिए। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1919, पैक्ट वाज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। लखनऊ पैक्ट 1916 में साइन किया किसने, मुस्लिम लीग और आपकी आईएनसी ने। ठीक है, क्या था ये चीजें, क्यों थी ये चीजें, क्या साइन किया और डिमांड्स क्या थी दोनों की, वो देखते हैं। सर्कमटेंसेस लीडिंग टू द लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट एग्जैक्टली आया क्यों, ऐसा क्या हुआ कि आईएनसी और ये लोग साथ में काम करने लगे। मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिटिशर्स जो थी वो अगेंस्ट हो रही थी, टर्की वाली लड़ाई चल रही थी, याद आ रहा है। तो देखो इंटरनेशनल इवेंट्स, सबसे पहला वही है। ड्यूरिंग 1912 and 1913, Turkey Ottoman Empire had to fight the Balkan powers. The Sultan of Turkey was regarded as the Khalifa or the religious head of Muslims. ठीक है, इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द टर्की। दिस कॉज्ड अ वेव ऑफ
प्रो, यहाँ पे प्रो होगा, प्रो टर्की एंड प्रो खलीफा और खिलाफत सेंटिमेंट्स अमंग द मुस्लिम्स। वही सेम चीज, टर्की के अगेंस्ट चल रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, कौन? ब्रिटिशर्स। और जो हमारे खलीफा थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी के हेड कहे जा रहे थे, उनकी इंसल्ट हो रही थी, वो जो पोस्ट थी उस पोस्ट को हटा रहे थे, इसलिए हमारे जो मुस्लिम्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड वो साथ में काम कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, इंडिया में खिलाफत मूवमेंट चला दिया, प्रो टर्की मूवमेंट भी चलाया गया और प्रो खलीफा मूवमेंट भी चलाया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक साथ होने लगी। इस वजह से क्या हुआ कि वो आईएनसी के क्लोज जाती है और साथ में मिलकर के नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर लेती है कि अब हम साथ मिलके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम करेंगे। तो जब साथ मिलके काम करेंगे तो कुछ पैक्ट बनाएंगे ना, तो वही पैक्ट है ये लखनऊ पैक्ट। और क्या क्या चीजें हुई? नेशनल इवेंट्स, कुछ नेशनल इवेंट्स भी हुए डेफिनेटली। देयर वर इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स दैट चेंज द एटीट्यूड ऑफ द मुस्लिम लीग, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसल्ड, एज आई टोल्ड यू। कुछ नेशनल इवेंट्स थे जिनकी वजह से मुस्लिम लीग की फीलिंग्स चेंज हुई और आईएनसी के फ्रेंड बन जाते हैं। एनल्ड ऑफ आपका बंगाल कैंसलेशन हुआ, उसके बाद क्या होता है, अबुल कलाम आजाद और जो यंग स्कॉलर्स थे वो क्या करते हैं, वो नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रमोट करते हैं। वो देवबंद स्कूल से कनेक्टेड होते हैं, उनको पता चलता है कि आप क्या करो, फ्रीडम के लिए काम करो, ना कि आईएनसी के अगेंस्ट में काम करो और ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करो। तो ये सारी चीजें भी वहां पर नेशनल इवेंट्स में आपकी सामने आ जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आईएनसी और मुस्लिम लीग साथ आ जाते हैं। प्लस क्या हुआ था, आपको याद है तिलक जी को मांडले जेल भेज दिया गया था 1907 की स्प्लिट के बाद। तो उसमें क्या हुआ कि 6 इयर्स के बाद अब वो जेल से बाहर आ गए। अब वो जेल से बाहर आ जाते हैं और बहुत सारा काम करते हैं यूनिटी के लिए। तिलक और एनी बेसेंट का यहाँ पर रोल स्टार्ट होगा होम रूल से। ठीक है, यहाँ पर एनी बेसेंट और तिलक का रोल स्टार्ट होगा। वो क्या करेंगे, काम करेंगे यूनिटी पर। किसकी यूनिटी पर काम करेंगे? मुस्लिम लीग की, आईएनसी की। आईएनसी के अंदर जो आपके दो विंग्स चल रहे थे ना, एसर्टिव के और आपके अर्ली नेशनलिस्ट के, उन सभी की यूनिटी पर काम करेंगे। कौन? तिलक और आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, देखो चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स भी थोड़े अब चेंज हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स हमारी कम्युनिटी के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो क्या हुआ चेंजेस, देखो। इन द बिगिनिंग द लीग वाज सपोर्टिंग ब्रिटिश, बट इन 1913 the league had amended its constitution to include a system of self government under the aegis of the British crown। फाइनली मुस्लिम्स को भी रियलाइज हुआ कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, और उसके बाद ही इनको दिमाग में आता है कि एक कंट्री ही फॉर्म करवा लेते हैं ताकि हमारी गवर्नमेंट प्रॉपरली सेल्फ गवर्नमेंट हो। तो अब उनकी डिमांड वो जो थी ना कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को प्रमोट करना, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं जाना, ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको ठीक है फॉलो करते रहना, अपने लोगों को समझाते रहना, वो चेंज हुआ। नाउ दे वांट सेल्फ गवर्नमेंट, नाउ दे वांट फ्रीडम। ठीक है, तो उनका गोल भी चेंज हो गया मुस्लिम लीग का। इनिशियली उन्होंने हेल्प किया ब्रिटिशर्स को, बट आफ्टर 1913 वो जो वॉर हो गई ना टर्की वाली, उसकी वजह से इनका दिमाग चेंज हो गया एंड इनका गोल भी चेंज हो गया, एम भी चेंज हो गया। ठीक है, इसकी वजह से भी आईएनसी के ये क्लोज आ जाते हैं। ओके, अब क्या होता है देखो, अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द टू फैक्शंस ऑफ द कांग्रेस। Annie Besant tried to reunite the two wings of the INC, early nationalist and assertive nationalist। अब क्या होता है देखो, एनी बेसेंट भी आ गई हैं, तिलक भी आ गए हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, आईएनसी में जो टू विंग्स क्रिएट हो गए थे ना आपके सूरत स्प्लिट 1907 में, एसर्टिव्स अलग हो गए थे, अर्ली नेशनलिस्ट अलग हो गए थे, इनको साथ लाया जा रहा है। इनको साथ लाया जा रहा है, यूनिटी काम कर रही है। प्लस आईएनसी से ऑलरेडी मुस्लिम लीग भी फ्रेंडली हो रही है, क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज उसे अच्छी नहीं लग रही है। सब यूनाइट हो रहे हैं, एनी बेसेंट और तिलक काम कर रहे हैं इस पर। ठीक है, बड़े लीडर्स जब काम करते हैं तो इम्पैक्ट दिखता है, तो वो सारे इम्पैक्ट आ रहे हैं। इसकी वजह से ये सब यूनिटी में आ रहे हैं, तीनों चीजें यूनिटी में आ रही हैं, तीनों साथ काम कर रहे हैं। कौन कौन काम कर रहे हैं? आपकी आईएनसी की जो दो विंग्स हैं वो काम कर रहे हैं, और प्लस आपकी मुस्लिम लीग भी काम कर रही है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब इन्होंने पैक्ट करने का सोच लिया है कि हम कुछ अपनी डिमांड्स रखेंगे, आप कुछ अपनी डिमांड्स रखो, एंड वील वर्क इट आउट, आराम से अच्छे से साथ में काम करते हैं ब्रिटिशर्स के आगे। अब इस पैक्ट में कुछ डिमांड्स आएंगी, वो क्या हैं वो देखते हैं। इन 1915 बोथ द कांग्रेस एंड द लीग हेल्ड देयर सेशंस इन एट बॉम्बे। बॉम्बे में दोनों ने अपने सेशंस रखे और दोनों ने पार्टिसिपेट भी किया एक दूसरे के सेशंस में, कि मुस्लिम लीग वाले वहां गए और आईएनसी वाले यहाँ आए। इस तरीके से साथ में बैठकर इन्होंने मीटिंग की।
उसके बाद क्या होता है कि 1916 में एक ज्वाइंट सेशन भी होता है लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में क्या हुआ, ज्वाइंट सेशन हुआ जहां पर एक पैक्ट साइन होगा, एक एग्रीमेंट साइन होगा। उस एग्रीमेंट में कुछ डिमांड्स होंगी, कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, कुछ ऑफिशियल चीजें होंगी जिस पर साइन किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लखनऊ पैक्ट, क्योंकि ये 1916 में ज्वाइंट सेशन होता है इनका और वहां पर ये साइन करते हैं, वहां पर ये पैक्ट साइन होगा, इसलिए दिस पैक्ट इज नोन एज लखनऊ पैक्ट, ठीक है। अब इस पैक्ट में था क्या क्या, क्लॉजेज ऑफ द लखनऊ पैक्ट, पैक्ट में एग्जैक्टली क्या क्या डिमांड्स थी, क्या क्या क्लॉजेज थे, वो देख लेते हैं। एबोलिशन ऑफ, ये थोड़ा क्विक से देखना, मतलब बहुत ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्विकली बस देख लो कि एग्जैक्टली क्या क्या क्लॉजेज थे, आपको पॉइंट वाइज लिखने के लिए आएगा, बहुत इलाबोरेशन में नहीं आता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाज एबोलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल, आपकी जो इंडियन काउंसिल थी इंग्लैंड में उसको एबोलिश कर दिया गया कि उसको नहीं बनाएंगे, और इफ इन केस अगर वो है और वहां पर मेंबर्स हैं तो उन मेंबर्स में इंडियन मेंबर जरूर होंगे। ये देखो द नंबर्स, सॉरी, एबोलिशन जो हुआ इंग्लैंड में आपका क्या है, वो एबोलिश हो गया। एंड अदर देन दैट अंडर सेक्रेटरीज देयर शुड बी एन इंडियन, ठीक है, ये एक डिमांड हो गई। सेकेंड डिमांड थी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में क्या डिमांड थी, द नंबर ऑफ मुस्लिम मेंबर्स वाज लेड डाउन फॉर ईच प्रोविंस, they were to be elected through separate electorates, as I told you separate electorates तो स्टार्ट ही हो गया था वहां से, सेकुलरिज्म थोड़ा सा डाउन हो जाएगा इसकी वजह से। तो अब क्या हो रहा है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स में आपको मुस्लिम्स को प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में ज्यादा जगह मिलेगी, ज्यादा सीट्स मिल जाती, ठीक है। और क्या डिमांड है लखनऊ पैक्ट में, और ये चाहते हैं आईएनसी से कि आप इस चीज को सपोर्ट करो, आप इसके अगेंस्ट मत जाओ, क्योंकि हमें चाहिए पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। तो आईएनसी साइन भी कर देगी इस पर, करना पड़ता है। फिर क्या होता है देखो, माइनॉरिटी इज इन इलेक्टेड बॉडीज, दे शुड हैव एडुकेट सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इन इलेक्टेड बॉडीज, एंड देन लिमिटेशन ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेचर, आपको इंपीरियल की जो लेजिस्लेचर की जो कंट्रोल है उसको भी बात कर रहे हैं, कंट्रोल एज इन कि कोई बिल या कोई भी चीजें या कोई भी आपकी वॉर या पीस या ट्रीटी से भी इंक्लूडेड कोई भी आपकी न्यूज है, कोई भी कंट्रोल है, तो आपका इंपीरियल लेजिस्लेचर उस पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करेगा, फुल्ली कंट्रोल नहीं होगा वॉर या पीस ट्रीटी पे। क्यों ऐसे बोला, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ब्रिटिशर्स का क्या हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो वो अननेसेसरी फोर्स कर रहे थे, इंडियंस को फोर्स कर रहे थे पार्टिसिपेट करने के लिए वॉर में, इसीलिए बोला गया कि लिमिटेशंस ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेचर, लिमिटेशन हो जाएंगी अगर इंपीरियल लेजिस्लेचर की, तो वो हमें फोर्सफुली वॉर में या पीस की जो ट्रीटी है उसमें इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। और क्या होता है देखो, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 150 members in which 4/5 to be elected and 1/5 nominated, 1/3 of the elected members were to be Muslims, कि आपके जो इतने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसमें से 4/5 जो है वो इलेक्टेड है, 1/5 आपके नॉमिनेटेड है, बट इसमें से जो 1/3 आपके इलेक्टेड होंगे ना वो मुस्लिम्स होने चाहिए, ठीक है। ये डिमांड भी एक हो गई। अदर देन दैट डिमांड थी देखो, पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, all bills passed by the legislative were to be operative unless vetoed by आपके गवर्नर जनरल, if the same bill was passed again by the legislative council within a year the government was obliged to pass it, that means एक अगर बिल आया, अगर उस पर वीटो कर दिया है जनरल ने तो ठीक है, गवर्नर जनरल, अदरवाइज अगर लेजिस्लेटिव आपकी फिर से विद इन अ ईयर सेम बिल पास करती है तो आपको पास करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को उसको पास करना पड़ेगा, आप उसे रोकोगे नहीं। ये भी एक डिमांड हो गई लखनऊ पैक्ट की, ठीक है। इसमें पावर्स इन शॉर्ट बढ़ा ही रहे हैं हर चीज का। ऑटोनॉमी इन प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी से रिलेटेड भी इनको पावर चाहिए, ठीक है। अदर देन दैट वाइसराइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या चाहिए इनको, कि जो मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वाइसराय की, वो इंडियन मेंबर्स आपके बढ़े हुए होने चाहिए। ये देखो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आपके बढ़ा दो, हाफ ऑफ द मेंबर्स शुड बी इंडियन, कहां पर, वाइसराय की जो काउंसिल है वहां पर। Other than that, religious interests, no bill or resolution will be proceeded if the bills or resolution is opposed by 1/4 of the members of any community on the ground of its adversely affected their interest। कोई भी कम्युनिटी अब बिल को रोक सकती थी अगर वो इस चीज पर 1/4 से आपके वोट कर देती है इस बेसिस पर कि ये अदर कम्युनिटी के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा है, तो आपका जो बिल है वो पास नहीं होगा। ये वाली डिमांड आ गई आपकी, ठीक है। इन शॉर्ट देखा जाए तो कम्युनिटी वाइज ज्यादा डिमांड हो रही है, अपने मेंबर्स को पॉलिटिकली पावर करने की डिमांड ज्यादा हो रही है।
अदर देन दैट देखो, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट रखो, जो कि आज भी फॉलो होता है, ठीक है। सेपरेशन किसका? जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का। अब देखो लखनऊ पैक्ट के सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं, एग्जैक्टली इसका कोई फायदा हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, आईएनसी और इन्होंने साथ में काम तो किया, बट क्या कोई इसका एडवांटेज है, कोई सिग्निफिकेंस है, क्या है वो देखो। हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर काम होता है, हम तो ये बहुत टाइम से चाह ही रहते हैं कि नेशनलिज्म में यूनिटी काम करे। फाइनली वापस से हिंदू मुस्लिम 1857 में जब साथ में लड़ रहे थे, उसके बाद डिवाइड एंड रूल आया, पर फाइनली 1916 में लखनऊ पैक्ट से हिंदू मुस्लिम यूनिटी आई, एंड फॉर सम टाइम दे हैव वर्कड टुगेदर अगेंस्ट ब्रिटिश। Okay, the Congress compromised on its secular character by accepting the scheme of separate electorates for the Muslims, and they worked together from 1916 to 1922। 1922 तक ये लोग साथ में काम करेंगे। तो आईएनसी ने भी सपोर्ट कर दिया कि ठीक है आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल जाएगा। बाद में इट वाज हार्मफुल फॉर द सेक्युलरिज्म ऑफ इंडिया, बट स्टिल क्योंकि हमें साथ में काम करना था तो उस टाइम हमें डिमांड माननी पड़ी, ठीक है। देन देखो यूनिटी विद इन दी कांग्रेस, कांग्रेस में जो सूरत में स्प्लिट हुआ था 1907 में एसर्टिव्स और अर्ली नेशनलिस्ट का, वो भी फुलफिल हो गया। कैसे? 1916 में दोनों विंग्स साथ में आ जाते हैं। कहां पर? लखनऊ सेशन में। लखनऊ में ही सब कुछ सारा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, ज्वाइंट सेशंस वाला। लखनऊ पैक्ट भी आपका हो रहा है और आपके जो स्प्लिट्स हुए थे वो भी फाइनली यहाँ पर आपके मिल जाते हैं दोनों विंग्स, ठीक है। तो लखनऊ सेशन में ही यहाँ पर ये आईएनसी का जो लखनऊ सेशन होगा 1916 में, आईएनसी का सेशन, उसमें क्या होगा, दोनों विंग साथ में काम करने लगेंगे। एसर्टिव्स और अर्ली नेशनलिस्ट साथ में एक स्टेज पर फाइनली फिर से काम करेंगे, ठीक है। और ये अब एंड तक साथ में काम करेंगे, अब इनको सेपरेट नहीं होना है, ठीक है। वो आप ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हैं, स्प्लिट वाला मूवमेंट चला गया है, अब नहीं होगा। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंटशिप करते हैं वो कौन करते हैं? अंबिका चरण मजूमदार। यानी कि आईएनसी का जो लखनऊ सेशन हुआ था 1916 का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी प्रेसिडेंटशिप कौन कर रहे हैं? अंबिका चरण मजूमदार कर रहे हैं, जहां पर दोनों विंग्स वापस से आ जाती है और साथ में काम करती है, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रेशर ऑन दी गवर्नमेंट। अब जब हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो गई है तो डेफिनेटली ब्रिटिश के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो प्रेशर गवर्नमेंट पर इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? यूनिटी बिटवीन आईएनसी बोथ विंग्स एंड द लीग बिकेम अ थ्रेट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। सिर्फ दो चीजें नहीं, तीन चीजें साथ आ गई हैं। असर्टिव, अर्ली नेशनलिस्ट, मुस्लिम लीग, तीनों साथ आ गए हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ गए, ठीक है। तो वो थ्रेट हो जाता है आपकी गवर्नमेंट के लिए। Until now, government had been representing the nationalist movement by using, sorry, repressing national movement by using force. Now, government had no excuse for delaying the political or constitutional reforms. अभी तक क्या करी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट? रिप्रेशन पॉलिसी चला रही थी। रिप्रेशन पॉलिसी में क्या बोलती थी कि आपकी जो चीजें हैं, आपकी जो डिमांड है वो सही नहीं है, किसी को किसी के लिए रूल करा देती थी, किसी को किसी के खिलाफ लड़ा देती थी। अब जब सारे इकट्ठे साथ आ गए हैं, सबकी डिमांड एक हो गई है, सबका गोल एक हो गया है, तो अब उसके पास कोई भी चीजें ऐसी नहीं बची हैं कि वो डिले कर सके पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए। उसे मानना ही पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अब पॉलिटिकल रिफॉर्म करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगेंस्ट में मेजोरिटी है, यूनिटी है, ठीक है। सारे इंडियंस साथ में काम कर रहे हैं। और क्या होता है देखो, नेसेसिटी टू पेसिफाई इंडियंस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, ब्रिटिशर्स ऑलरेडी लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। जब आप लड़ते हो तो आपको फोर्स चाहिए होती है। अननेसेसरी इनको इंडियंस को इन्वॉल्व कर रहे थे, नहीं भी चाहिए तो भी आप फोर्स को इन्वॉल्व करो क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर चल रहा है। तो अब क्या हो रहा है, इनको इनको पता है कि इनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सरवाइव करना है, तो इनको सुनना ही पड़ेगा किसका? इंडियंस के डिमांड को सुनना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। देखो, as the first world war continued, the leaders of the Congress and the League impressed upon the British government that their demands for the constitutional reform should not be rejected if they wished Indians to be loyal to British. अगर आप चाहते हो कि हम लॉयल रहें, आपके साथ रहें, आपके लिए फोर्स में काम करें, वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करें, तो हमारी जो डिमांड्स है पॉलिटिकली उसको आप रिजेक्ट नहीं करोगे, आप उनको मानोगे। तो ये एक प्रेशर क्रिएट हो गया किस पे? ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। अदर देन दैट देखो क्या होता है कि लखनऊ पैक्ट के सिग्निफिकेंस तो हमने देख लिया कि इंपॉर्टेंस क्या थी, क्या क्या चीजें उससे हुई, क्या क्या अच्छी चीजें हुई, बट कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। सी एज आई टोल्ड यू,
यहाँ पर है ना हमेशा क्रिटिसिज्म जरूर मिलेगा, चाहे वो लीडर हो चाहे वो कोई मूवमेंट हो, क्रिटिसिज्म विल ऑलवेज बी देयर। तो उसका क्रिटिसिज्म भी देख लो, ड्रॉबैक्स देख लो कि क्या थे लखनऊ पैक्ट के। लखनऊ पैक्ट डिड नॉट इन्वॉल्व द मासेस, ओनली रिच एंड एजुकेटेड पीपल वर देयर। लखनऊ पैक्ट में एजुकेटेड और रिच पीपल ज्यादा थे, जबकि मास मूवमेंट जैसा कुछ नहीं हो पाया था, क्योंकि अर्ली नेशनलिस्ट जो थे वो एजुकेटेड वाली विंग्स थी। आपके जो मुस्लिम लीग में थे वो भी रिच वाले लोग थे, एजुकेटेड पीपल्स थे। जो मास मूवमेंट था वो उसमें नहीं इंक्लूडेड था। जो एसेटिव्स थे उसमें समवेयर देयर वाज कुछ मास मूवमेंट था, लेकिन कंप्लीटली नहीं था। ठीक है, तो इसलिए सारे लोगों को ये लेने में नहीं रहा सही से। ठीक है, तो मास मूवमेंट नहीं करा पाया, बाकी रिच और एजुकेटेड पीपल थे वो ज्यादा इन्वॉल्व थे लखनऊ पैक्ट में। सेपरेट इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम एंड हिंदूज एंड देयर सेपरेट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। मुस्लिम्स और हिंदू के जो एम थे, एजेंडा था मुस्लिम लीग का, वो डिफरेंट था। आपको याद होगा एम क्या था, बिल्कुल डिफरेंट था, अपनी चीजें चलाने के लिए था। आईएनसी का भी जो था हिंदूज का, वो भी बिल्कुल डिफरेंट था। और ऊपर से इनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो भी सेपरेट थी। इस वजह से एक सेपरेशन हमेशा था। तो चीजें क्या हुई, टेम्पररी हुई। लखनऊ पैक्ट की वजह से 1922 तक टेम्पररी बस चीजें हुई, बाद में फिर से ये लोग अलग हो गए। ठीक है, तो ये सेपरेशन हमेशा वहां पर रहा। देन क्या हुआ, बाय एक्सेप्टिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, कांग्रेस लॉस्ट इट्स सेक्युलर कैरेक्टर। कांग्रेस किस लिए थी कि वहां पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सारे रिलीजन के लोग हैं। बट जब उसने ये कर दिया ना, ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए आपने बोल दिया कि ठीक है, अप्रूवल दे दिया, तो इसकी वजह से जो सेक्युलर कैरेक्टर था वो मिस हो जाता है। सेक्युलरिज्म पे असर पड़ता है और जिसका रिजल्ट होता है पार्टीशन, मुस्लिम और हिंदू का डिवाइड। ठीक है, other than that क्या होता है, this pact led to communal veto because no legislature could proceed with any bill if three-fourths of the members of a particular community opposed it। कई सारे बिल जो थे वो कोलैप्स हो जाते थे, वो वीटो में चले जाते थे। क्यों? वो आगे ही नहीं बढ़ पाते थे, बिकॉज कोई भी कम्युनिटी कभी भी किसी भी बिल को रोक सकती थी। कैसे? 3/4 ऑफ वोटिंग से। और किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि वो अफेक्ट कर रही है हमारी कम्युनिटी को। ठीक है, तो ये भी एक ड्रॉबैक था आपका। अदर देन दैट क्या होता है, देखो ये लास्ट आपका पॉइंट है, द लखनऊ पैक्ट वाज टेम्पररी ट्रुस बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। तो लखनऊ पैक्ट क्या हुआ, एज आई टोल्ड यू कि सेपरेट इंटरेस्ट, सेपरेट एम, सेपरेट चीजें, कई सारे ड्रॉबैक्स की वजह से फॉर अ पर्टिकुलर टाइम लाइक 1916 टू 1922, बस इतने टाइम के लिए इन्होंने ठीक से मिलकर अच्छे से काम किया और यूनिटी से काम किया, जो कि एक टेम्पररी पीरियड था। उसके बाद इन्होंने ठीक से काम अपना मिलकर नहीं किया, सब सेपरेट हो गए, अलग हो गए, पार्टीशन आ जाएगा और पाकिस्तान फॉर्म हो जाएगा, तब हमें फ्रीडम मिल रही है। तो वो अब चलेगा किसमें? गांधीयन एरा में। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? गांधीयन एरा होगा। ठीक है, आपका यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। अदर देन दैट एक इन्फॉर्मेशन ये थी, आपका हिस्ट्री का प्लानर मैंने दे दिया है आपको, आप उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना। इसके बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट करके हम सिविक्स पर मूव कर जाएंगे। सिविक्स का मैंने आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दिया है, 2 यूनिट्स बची हैं, वो भी मैं फिनिश कर दूंगी कोई अक्टूबर तक। आपका पूरा का पूरा कोर्स फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सैटरडे को हम लाइव सेशन लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट और पढ़ते रहिए। बाय बाय।